सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया के स्टैंड की कश्मीर पे। जब सीज फायर लागू हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर में, तो जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं ट्रम्प, उन्होंने कहा कि यूएस ने मीडिएशन किया है और उसी के चलते जो भारत और पाकिस्तान के बीच है उसमें वॉर में सीज फायर हुआ है, रोका गया है। तो बहुत सारे इसमें काफ़ी दिनों से चला आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से क्लियर किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रिस्पॉन्स इसमें दिया है कि भारत ने कहा है कि नहीं, जो भी कश्मीर का जो भी इशू चल रहा था, जो सीज फायर लागू हुआ है, वो डायरेक्टली बात हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल्स जो हैं, डीजीएमओज जो हैं मिलिट्री ऑपरेशंस के, उनके बीच में। और इसमें भारत ने कहा है कि इंडिया की जो इफेक्टिव एयर स्ट्राइक्स हुई थी इंडियन एयरफोर्स की, तो उसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने अप्रोच किया, फिर इंडियन गवर्नमेंट के साथ बात हुई तो उन्होंने रोक दिया। फिर यूएस की तरफ से क्लेम किया जा रहा था कि यूएस ने दोनों कंट्रीज को बोला कि हम ट्रेड आपके साथ रोक देंगे। उस पर भी गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि ऐसा कुछ नहीं है। कश्मीर के मुद्दे पे क्लियर किया है कि कोई भी मीडिएशन नहीं होगा और ये बायलेटरल इशू है और पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पे ही बात की जाएगी, जिसमें पाकिस्तान से कहा जाएगा कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको इंडिया को वापस दिया जाए। इसके अलावा ट्रम्प ने बोला था कि न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी, उसे उन्होंने रोकवा दिया। तो इसमें भी गवर्नमेंट का आया है कि नहीं, नॉर्मल एक वॉरफेयर था जिसमें कि कन्वेंशनल ही वॉर चला है, दोनों साइड्स के बीच ड्रोन्स अटैक्स हुए हैं, कुछ एक मिसाइल्स अटैक हुए, बाकी आर्टिलरीज और गन्स का ही यूज हुआ है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि कश्मीर का मुद्दा भारत का जो उस पर स्टैंड है वो पुराना ही है, बायलेटरल इशू है और पाकिस्तान के साथ 1 to 1 बात होगी और किसी भी कंट्री को मीडिएशन की जिम्मेदारी का राइट नहीं मिलेगा। और जैसे कि यूएस ने कहा था, ट्रम्प ने कहा था कि कहीं एक थर्ड न्यूट्रल जगह पे बातचीत हो, तो उसके लिए भी भारत सरकार ने मना कर दिया है। तो ये फिलहाल इंडिया का कश्मीर पे स्टैंड है। फिर अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो आदमपुर एयर बेस गए। असल में पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने भारत का जो S-400 है मिसाइल सिस्टम, उसको अटैक किया और उसको मार गिराया। तो यहाँ पे भी इंडिया की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हमारा जो S-400 मिसाइल सिस्टम है वो बिल्कुल सही है। तो इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री आदमपुर जो है वो एयरबेस गए थे और वहाँ पे उन्होंने भारतीय सेनाओं से मुलाकात की है और जो ट्रूप्स हैं उनको बधाई दी है कि आपकी वजह से जो ऑपरेशन सिंदूर है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। तो ये सारी बातें हुई हैं ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड और जो भी कश्मीर का इशू था, और काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं। फिर अगर हम बात कर लें यूएस से रिलेटेड, एक और न्यूज़ है इम्पॉर्टेंट जो कि हमारे कंट्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली यूएस के साथ ट्रेड जो टैरिफ वॉर भी चल रहा है, यूएस ने 26% तक का टैरिफ लगाया, फिर उस पर 90 डेज के लिए रोक लगा दी है। तो इंडिया पे 26% का टैरिफ है। जो स्टील और एल्यूमिनियम सेक्टर है उस पर करीब 25% के लगभग टैरिफ लगा है। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है, इंडिया जो है वो WTO के पास गया है और अपना विरोध दर्ज कराया है। इंडिया ने बोला है कि इस तरह से जो टैरिफ है वो यूएस नहीं लगा सकता है और WTO में भारत ने कहा है कि अपने मन से जो इतना 25% तक वो गलत है और वहाँ पे अपील की है कि यूएस जो है वो इसको हटाए। यूएस ने जब टैरिफ बढ़ाए उसके बाद से कंटिन्यूअस बातचीत चल रही है डिफरेंट कंट्रीज के साथ यूएस की, चाहे वो चाइना हो, चाहे और भी यूके हो, यूरोपियन यूनियन हो, इंडिया हो, तो सबके साथ जो है वो अभी मीडिएशन चल रहा है क्योंकि भी 90 डेज के लिए जो टैरिफ बढ़ाए थे उस पर रोक लगा दी गई है। चाइना के साथ भी यूएस ने जो टैरिफ रेट है उसको 145% कर दिया था। तो अभी 2 दिन पहले न्यूज़ है, बातचीत चल रही है, तो चाइना ने टैरिफ जो है वो 10% तक जो चाइना ने भी 125% बढ़ाया था और यूएस ने इसको फिर 30% कर दिया है और चाइना ने 10% कर दिया है।
और बाकी ट्रेड किस तरह का होगा उसके अभी बातचीत चल रही है। तो ये स्टील और एल्यूमिनियम सेक्टर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो रॉ स्टील का प्रोड्यूसर भी है और इम्पोर्टर भी है, जो रिफाइंड स्टील होता है इसका। तो WTO में अपना विरोध इंडिया ने दर्ज कराया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, और भारत ने कहा है कि ये जो एक्स्ट्रा यूनिट टैरिफ लगाया है इसकी वजह से इंडिया को बहुत नुकसान होगा। और इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि अराउंड जो टैक्स जो टैरिफ लगता है उसमें 1.9% का 1.9 बिलियन डॉलर का करीब उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ये रॉन्ग ट्रेड प्रैक्टिस और ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें तो एक इन्फ्लेशन से रिलेटेड न्यूज़ है कि इन्फ्लेशन जो है रिटेल इन्फ्लेशन उसमें 3.16% तक पहुंच गया है इस तिमाही की बात की जाए तो बीते मंथ की। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि जो इन्फ्लेशन है वो जो लास्ट के जो 69 मंथ्स है उनमें अभी लोवेस्ट आ गया है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाला है, कौन निकालता है ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा जो है वो CPI रिलीज किया जाता है, तो उसमें डाटा आया है। फूड इन्फ्लेशन में कमी आई है, सब्जियों के दामों में कमी आई है, और अगर इन्फ्लेशन में कमी आती है तो वो इकोनॉमी के लिए एक अच्छी चीज़ रहती है, इसका लोगों पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये बताया गया है कि फूड और बेवरेजेस में लगातार कमी आई है 6 कंसेक्यूटिव मंथ में। फिर इसके बाद अगर हम बात कर लें तो एक न्यूज़ है कि इंडिया रोल्स ओवर ट्रेजरी बिल वर्थ $50 मिलियन टू हेल्प मालदीव्स की हेल्प करने के लिए इंडिया ने जो उनका बिल था, जो जैसे कि सहायता प्रोवाइड की जाती है और बाकी जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो उसको इंडिया ने माफ़ किया है ताकि जो है वो जो मालदीव्स के साथ रिलेशन है उनको और बेहतर बनाया जा सके और कंट्री की हेल्प किया जा सके। तो ये कभी कभी से पूछ देता है कि रिसेंटली इंडिया रोल्स ओवर इतना मिलियन बिल्स ऑफ विच कंट्री, तो वो मालदीव्स के साथ है। मालदीव की जो इकॉनमी है वो बेसिकली टूरिस्ट बेस्ड इकॉनमी है, टूरिस्ट के द्वारा वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो इनकम होती है। और फिर अगर हम बात करें कुछ अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो यूपी में निकला है जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ वो है कि इन्वेस्ट यूपी को लेकर आया है। यूपी की गवर्नमेंट ने कहा है कि यूपी में इन्वेस्टमेंट को और बेहतर बनाने के लिए एक ऐसा कानून लेके आएगी जो सिंगल विंडो लॉज ले आएगी कि एक ही जगह पे जो भी NOC होता है, अगर आपको कहीं पे अपना कुछ सेटअप करना है इंडस्ट्री, तो बहुत सारे NOCs वगैरह लेने पड़ते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से जाकर। तो इसमें जो भी बिजनेसमैन है, जो भी अपना इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो यूपी में सरकार ने कहा है कि सिंगल विंडो सिस्टम ले आएंगे, ऐसा नियम बनाएंगे ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें जो है वो कोई दिक्कत ना हो और एक ही जगह पर उनको हर तरह का NOC मिल जाए, ताकि यूपी जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए एक हब बन सके। और इससे जो है वो यूपी का जो लक्ष्य है कि 1 ट्रिलियन इकॉनमी अपने आप को ग्रो करना है 2027 तक, वो उसे अचीव किया जा सके। इसके अलावा यूपी में बात बताई गई है कि माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो है काम किया जाएगा। इसमें सरकार ने काफ़ी धन अपना दिया है इस सेक्टर की ग्रोथ के लिए, और इसमें बेसिकली महिलाओं को फ़ायदा होगा। इसमें जो आपका ये जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इसमें जो राज्य सरकार है उसने बोला है कि 121.9 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा सरकार की तरफ से, इतनी राशि स्वीकृत की गई है। इसमें जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है जैसे कि अचार है, पापड़ है, मुरब्बा है, तो इसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं काम में लगी हुई। तो इसको बढ़ावा देने से जो है वो जो महिलाएं हैं उनकी जो है वो इनकम, उनका कमाई बढ़ेगा, उनका आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, वो आत्मनिर्भर बन सकेंगे और उनका प्रॉपर डेवलपमेंट हो सकेगा। इसके अलावा इसी में जो है वो तकनीकी सुविधाओं के निर्माण के लिए और बाकी चीज़ों के लिए भी धनराशि सरकार की तरफ से रिलीज किया गया है।
फिर सरकार ने बोला है यूपी में कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनेगा। यहाँ यूपी में जितने भी अभी कॉरिडोर अभी तक हैं वो ज़्यादातर जो है वो वेस्ट और ईस्ट वाले कॉरिडोर हैं, चाहे वो आगरा एक्सप्रेस वो हो, गंगा एक्सप्रेस वे हो, आपका दिल्ली का है ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वेज है। तो अभी सरकार ने बोला है कि यूपी की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए और यूपी को बाकी स्टेट से जोड़ने के लिए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है वो बनाया जाएगा। तो इसके लिए मुख्यमंत्री ने बोला है कि कार्य योजना जो डिपार्टमेंट है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है और बाकी जो आपका हाईवेज देखते हैं और जो कॉरिडोर जो है देखते हैं, उनके साथ बातचीत चल रही है कि हमें इस सेक्टर अब इस कॉरिडोर पे काम करना है कि नॉर्थ और साउथ की पूरी कनेक्टिविटी हो, जिससे कि यूपी जो है बाकी स्टेट्स के साथ भी जुड़ेगा और ट्रेड को कनेक्टिविटी भी होगी और ट्रेड भी जो है वो इसमें बढ़ेगा। तो इसमें जो पहले से जो चीज़ें बनी हुई हैं कुछ का निर्माण हो रखा है और आगे फर्दर जो है वो कुछ का निर्माण होगा। तो इसमें जो प्रस्तावित कॉरिडोर है उसमें बताया गया है कि कैसे जो वो लखीमपुर चित्रकूट सतना कॉरिडोर बनेगा, श्रावस्ती गोंडा अयोध्या प्रयागराज रीवा कॉरिडोर बनेगा, पडरौना देवरिया मऊ मेदिनीनगर का कॉरिडोर बनेगा। तो इस तरह से निर्माण होगा। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लें तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, नेशनल आयुर्वेद डे को लेके है। गवर्नमेंट की तरफ से डेट स्पेसिफाई किया गया है कि 23 सितंबर, अब से हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनेगा। अभी तक क्या होता था पहले कि 2016 को सबसे पहले आयुर्वेद दिवस बना था 28 अक्टूबर को। तो दिवाली के पास जब धनतेरस होता है उस दिन आयुर्वेदिक डे बनता था, लेकिन ऐसा होता था कि बार बार जो वो डेट है वो चेंज होती थी और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती थी। तो अभी सरकार ने ये घोषणा की है कि अब से जो है वो 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। और 23 सितंबर को मनाने के पीछे एक और कारण है कि 23 सितंबर को क्या होता है, इक्विनॉक्स होता है, मतलब इक्वल होता है, जो डे और जो नाइट होता है उसका जो टाइम है वो सेम होता है। ये एक ज्योग्राफी में टर्म है आपने पढ़ा होगा, रात और दिन जो है वो बराबरी के होते हैं। तो इसलिए 23 सितंबर को चुना गया है कि लगभग इस दिन जो है वो, और ये आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है कि जो हमारी जो एस्ट्रोलॉजिकल जो इवेंट्स हैं, जो खगोलीय घटनाएं हैं, उनका जो है वो नेचर को जो बैलेंस करने पे एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए इस डे को ऐसे इसके लिए चुना गया है। और ये जो है वो जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा की गई है और इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है न्यूज़। तो आज का करंट अफेयर्स का ये सारा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हमने डिस्कस